हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे सेकंड नगरीकरण। हम इसमें बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की जो सामाजिक स्थिति थी और आर्थिक क्षेत्र में जो विकास था उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण मान्यताएँ थी, क्या असमानताएँ थी, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हमारा नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर है इसका, सेकंड नगरीकरण। तो सेकंड नगरीकरण की शुरुआत कब हुई थी? पहली नगरीकरण जो प्रथम नगरीकरण जो माना जाता वो हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। फिर जब 1000 ईस्वी आता है जिसमें लोहे की शुरुआत होती है, फिर लोहे के औजार बनेंगे, तब इसको बनेंगे सेकंड क्रांति, यानी कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। 6ठी शताब्दी में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। द्वितीय नगरीकरण इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व का इसका टाइम पीरियड रहेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रमुख विशेषता है कि सेकंड नगरीकरण है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो प्रमुख विशेषता है वो है सेकंड नगरीकरण। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः कृषि कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है। इस समय बड़ी संख्या में नगरों का आविर्भाव हुआ, बड़ी संख्या में नगरों का विकास हुआ इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। डी.एन. झा के अनुसार 6ठी शताब्दी से तीसरी शताब्दी के मध्य में 60 नगरों का अस्तित्व था, जो पूर्व में चंपा से, पश्चिम में भृगुकष्ट और उत्तर में कपिलवस्तु से लेकर के दक्षिण में कावेरी पत्तनम तक फैले हुए थे। कहने का मतलब यह है इसमें 6ठी से लेकर तीसरी सदी के बाद मध्य भारत में 60 नगर थे। कितने नगर थे? 60 नगर थे। ये 60 नगर जो है पूर्व की यदि बात करें, पूर्व में चंपा, पश्चिम में आपके भृगुकच, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कावेरी पत्तनम, ये 60 नगर यहाँ तक फैले हुए थे। भारत में प्रथम नगरीकरण जो हुआ था, जो प्रथम नगरीकरण की बात करें, प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? भारत में प्रथम नगरीकरण जो था वो हड़प्पा काल में हुआ था, जो 1700 ईसा पूर्व तक बना रहा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व कांस्य युगीन सभ्यता थी, अतः इसे प्रथम नगरीकरण हम कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये 1700 ईसा पूर्व तक बना रहा प्रथम हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए हम इसे प्रथम नगरीकरण क्रांति कहते हैं, क्योंकि ये कांस्य युगीन और नगर भी कहा जाता है इसे, हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता को हम क्या, कांस्य युगीन और नगर भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ साथ इस प्रथम नगरीकरण का भी अवसान हो गया। जब सिंधु घाटी समाप्त हो गई तो प्रथम नगरीकरण भी समाप्त हो गई। पुनः लगभग 1000 सालों के बाद, कब? 1000 सालों के बाद, और गंगा घाटी में नगरों का आविर्भाव हुआ। गंगा घाटी में नगरों का उत्पन्न शुरू हुआ 1000 ईस्वी के आसपास। इसी को हम बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है इसी को, 1000 ईस्वी के आसपास। इसमें जो था लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि इसमें लोहे की शुरुआत हो गई थी। इसीलिए इसे लोह युगीन नगर भी कहा जाता है, क्योंकि इस नगर में लोहे के उपकरण हमें देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो था आर्यों का आगमन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है आर्य लोग आए। आर्य संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी ये, जिसमें नगरों का अस्तित्व नहीं था। तो आर्य संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, इसमें नगर नहीं थे। नगर जब होते, क्योंकि ये शहरी होते तब नगर की बात होती, तो ये ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता नगरों की परंपरा को जारी रखा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बेहतरीन नगर थे और आर्यों ने उसकी परंपरा को जारी रखा। फलतः प्रथम व द्वितीय नगरीकरण के बीच एक नगर विहीन काल भी था। द्वितीय नगरीकरण की इस ऐतिहासिक घटना की पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों से हमें इसकी जानकारी हमें मिलती है, सेकंड नगरीकरण की। तो सेकंड नगरीकरण की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न संस्थानों के उत्खनन में जो था नगरीय तत्व प्रकाश में आए। तत्कालीन साहित्य में भी विभिन्न नगरीय तत्व जैसे व्यापारिक संघ, श्रेणियाँ, सिक्के, सूदखोरी, व्यापारिक मार्गों, नगरीय विन्यास, वेश्याओं आदि का उल्लेख हुआ है सेकंड नगरीकरण में। वस्तुतः नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों के विकास का बोध होता है। भारत में प्राचीन काल से लेकर अब तक को नगरीकरण संबंधी 5 चरण देखे जा सकते हैं। जब से लेकर अब तक जो नगरीकरण संबंधी ये 5 चरण देखे जा सकते हैं। प्रथम नगरीकरण जो था सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। द्वितीय नगरीकरण जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और कमोवेश उतार चढ़ाव के साथ वे पूर्व मध्यकाल तक चलता रहा।
फिर इसके बाद सल्तनत काल में नगरीकरण का तृतीय दौर प्रारंभ हुआ, जो मुगल काल तक फला फूला। उसके बाद जो है ब्रिटिश काल में उपनिवेशिक, ब्रिटिशों को जो काल आया, ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप चतुर्थ चरण के नगरों का विकास हुआ। पांचवा चरण जो माना जाता है वर्तमान नगरीकरण का विकास का चरण है वर्तमान समय में। तो 5 चरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता, सेकंड हो गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसमें लोहे की शुरुआत हो जाती है, ठीक। इसके बाद जो तीसरा जो चरण हुआ वो सल्तनत काल, मुगलों का जो दौर रहा था उसमें हुआ। चौथा जो था ब्रिटिश के समय में हुआ, और पांचवा अब चल रहा है नगरीकरण का विस्तार, जिसमें स्मार्ट सिटी की अवधारणा समेत है 5वें चरण में। किसकी? स्मार्ट सिटी की अवधारणा समेत है 5वें चरण में। हालांकि उपयुक्त सभी चरणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु कुछ मूलभूत तत्व सभी में विद्यमान हैं जिन्हें नगरीकरण का मूल तत्व माना जाता है। ये 5वां चरण चल रहा। 5वें चरण में भी जो सभ्यता पीछे गुजरी है उसके कुछ ना कुछ चरण हमें देखने को मिलते हैं इसमें। अब नगरीकरण के तत्व क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम बता दें नगरीकरण के यदि तत्व की बात करें, नगरीकरण के तत्व हैं, इसमें शासक वर्ग का उदय हुआ। शासक वर्ग, अधिशेष उत्पादन, यानी कि उत्पादन जो था आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ। मुद्राओं का प्रचलन हुआ, और इसमें वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति हुई। लेखन कला का विकास हुआ। देसी विदेशी देशों से व्यापार हुआ, जिसमें श्रेणियों की उपस्थिति और उनकी उन्नति हुई। अधिकांश कृषि उत्तर जनसंख्या का विकास हुआ। शिल्पी हुए, व्यापारी हुए, सैनिक हुए, अधिकारी हुए, इन लोगों का विकास हुआ। इसमें विद्वानों ने नगरीकरण के भिन्न भिन्न आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें गार्डन चाइल्ड और एडम स्मिथ, एस आर शर्मा, अमलानंद घोष, पाणिनि, केकट आदि उल्लेखनीय हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने अलग अलग नगरों का अलग अलग तरीके से उल्लेख किया है। तो इन इसमें जो ये उल्लेख हैं, जो ये व्यक्ति, इनका नाम यहाँ ध्यान रखना। गार्डन चाइल्ड हैं, एडम्स हैं, एस आर शर्मा हैं, अमलानंद घोष हैं, पाणिनि हैं, केकट हैं। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने नगरीकरण के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। नगरीकरण की क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम उल्लेख जो था गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में दिया है। इसमें द अर्बन रिवॉल्यूशन में नगरीकरण क्रांति का सर्वप्रथम उल्लेख किया। ये बुक किसकी? गार्डन चाइल्ड की। इस संदर्भ में उन्होंने नगर संबंधी 10 विशिष्ट तत्वों का उल्लेख किया है जिनकी उपस्थिति नगर के लिए आवश्यक है। तो इन्होंने 10 तत्वों का उल्लेख किया है जिनकी उपस्थिति 10 तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें नगर अगर होगा तो ये 10 तत्व जरूर होंगे। तो उसमें कुछ तत्व हम देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि घनी आबादी घनी, गैर कृषक उत्पादक वर्ग की प्रधानता, यानी किसान लोग जो थे उत्पादन करने लगे। नगर में देवता या देवी शासक की उपस्थिति हुई। शासक वर्ग हुए बड़े और सुनियोजित स्मारकीय भवन का विकास हुआ। लेखन कला का विकास हुआ। वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति की शुरुआत हुई और विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई। तो ये कुछ तत्व हैं जो नगरीय क्रांति को दर्शाते हैं। अब एडम्स हैं। एडम्स का क्या मानना है? एडम्स का मानना है कि नगरीकरण के निर्णायक तत्व जो थे विस्तृत आकार और घनी आबादी हैं, और प्रारंभ में शिल्पियों का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। तो एडम्स ने कहा जो नगरीकरण की जो शुरुआत हुई वो घनी आबादी और बड़े बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, ये इसका कारण है। इसमें जो शिल्पी थे उनका कोई विशेष योगदान नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से कोई डिजाइन या डेवलपमेंट किया हो, ये एडम्स का मानना। वहीं जो एस आर शर्मा इनका मानना है कि नगर को सिर्फ विस्तृत आकार और आबादी से ही नहीं पहचाना जा सकता, बल्कि उसकी भौतिक जीवन की गुणवत्ता क्या है, व्यवसाय का स्वरूप क्या है, शिल्पियों का संकेंद्रण क्या है और मुद्रा विनिमय प्रणाली का प्रचलन इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये एस आर शर्मा ने कहा कि नगरों की ये विशेषताएं होती हैं। वहीं अगर बात करें अमलानंद घोष के अनुसार, जो अमलानंद घोष हैं, इन्होंने क्या कहा नगर के बारे में? इन्होंने कहा कि ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन नगरीकरण के प्रमुख तत्व हैं। जो ग्रामीण लोग थे वो जनसंख्या का विकास हुआ, फिर वे नगरों की तरफ चले गए, तो ये एक नगरीकरण को दर्शाता है। इन्होंने अमलानंद घोष ने ये बात कही है। अगर इसकी बात करें गार्डन चाइल्ड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नगरीकरण क्रांति का सर्वप्रथम उल्लेख अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन बुक में किया है, जहां गार्डन चाइल्ड प्रौद्योगिकी विकास और अधिशेष उत्पादन पर अधिक बल देते हैं।
गार्डन चाइल्ड जो थे प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है और पर और अधिशेष उत्पादन यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन जो हुआ उस पर अधिक बल देते हैं। कौन? गार्डन चाइल्ड। ऐसे ही ऐसे ही एस आर शर्मा भी आर्थिक तत्वों पर ही अधिक बल देते हैं। वहीं एडम्स, जोबर्ग, मम्फर आदि विद्वान एक सुविकसित सामाजिक राजनीतिक संरचना जो उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया को नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सके पर सर्वाधिक बल देते हैं। वे नगर के राज्य में के योगदान को सर्वप्रमुख मानते हैं ये लोग। प्राचीन भारत में विद्वानों जो पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी ने लिखी पाणिनि। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पाणिनि के अनुसार नगर वे हैं जिनमें चारों ओर खाई है तथा चार दीवारी बनी हो तथा मध्य में महल बना हो, बीच में महल बना हो, चारों तरफ पानी पानी हो और साइडों से दीवार खिंची हो। इन्होंने ये कहा कि ये नगर हैं इस तरीके के। व्याकरण केकट के अनुसार नगर एक ऐसी बस्ती है जो दीवार और खाई से घिरा हो, जहाँ शिल्पियों, व्यापारियों के श्रेणी कानून और रीति रिवाज प्रचलित हों। व्याकरण केकट के अनुसार है ये। अब अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन उपर्युक्त विद्वानों से ये स्पष्ट होता है कि जो विद्वानों ने स्पष्ट मत दिए कि नगरीकरण के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें कोई एक तत्व ही प्रमुख नहीं है बल्कि सभी तत्व समान रूप से उपयोगी हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। तो इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कोई नगरीकरण के बारे में बात बता दी और वही इम्पोर्टेंट और सत्य मान ली। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत हैं। और इसमें जो पहले हम देख लेते हैं आर्थिक कारण के बारे में क्या था इसमें। द्वितीय नगरीकरण के जो कारण हैं, द्वितीय नगरीकरण के क्या कारण हैं इसके, पहले हम देख लेते हैं आर्थिक कारण, ठीक। फिर हम देखेंगे सामाजिक कारण, फिर राजनीतिक कारण और फिर धार्मिक व सांस्कृतिक कारक। तो पहले हम देख लेते हैं आर्थिक कारण क्या थे इसमें। जैसे कि हमने देखा इसमें लोहे की शुरुआत हुई, ठीक। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की शुरुआत हुई जिसमें नगरों का महत्वपूर्ण तरीके से विकास हुआ। शिल्पी उद्योग का विकास हुआ, नए व्यापारी मार्गों का उदय हुआ, ठीक। इसी तरीके से यदि बात करें सामाजिक कारण क्या थे, इसमें नए व्यवसायिक वर्गों की नई बस्तियां बनी, परंपरागत सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया गया, वैश्य वर्ण का धनवान होना जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा की इस वर्ग में विलासा हुई। जो वैश्य वर्ण थे वो धनवान होते चले गए। आर्थिक कारण और देख लेते हैं, जैसे देश विदेशी से व्यापार किया हमने तो उससे विकास हुआ, व्यावसायिक संगठनों श्रेणियों की भूमिका रही, सिक्कों का प्रचलन हुआ। यह आर्थिक और सामाजिक कारण के बारे में हमने देखा। अब हम देख लेते हैं कुछ राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण क्या थे। राजनीतिक और धार्मिक कारण, इसमें जो था राजनीतिक कारण में महाजनपदों का उदय हुआ। जो 16 महाजनपद हमने डिस्कशन किए थे, बज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, कंधार, कौशल, कंबोज, इन राज्यों का उदय हुआ। राजधानियाँ व राजधानियों का उदय हुआ और राजनीतिक को बढ़ावा मिला। व्यवसाय व सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकास हुआ। और धार्मिक के क्षेत्र में बात करें, धार्मिक क्षेत्र में हमने देखा जैसे बौद्ध धर्म ने अपना अलग मत दिया, जैन धर्म का उदय हुआ। इसमें ब्राह्मण धर्म के व्यवसाय विरुद्ध मान्यताओं का खंडन किया गया और धार्मिक केंद्रों का उदय हुआ। तो अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग मत थे, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इसमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, इन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है सेकंड नगरीकरण क्रांति में। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में यदि भारत सरकार के जो नियम हैं, वर्तमान समय में भारत सरकार के नगर संबंधी मानक में भी जनघनत्व, जनसंख्या एवं व्यवसाय की प्रगति शामिल है जो निम्नलिखित हैं। जैसे कम से कम 5000 जनसंख्या हो, 5000 लोग हों, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो, 75% से अधिक लोग कृषियोत्तर कार्य में संलग्न हो, तो वो माना जाएगा कि वे नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। किसी भी नगर के उदय व विकास हेतु ये आवश्यक है कि उसके पृष्ठ प्रदेश में अधिशेष उत्पादन हो। अधिशेष उत्पादन समझ के पीछे होने वाला था, यानी कि उपयोग से अधिक उत्पादन होने लगा, जिससे नगरीय जनसंख्या के खाद्यान्न की पूर्ति संभव हो सके। बेसिकली गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में इस तरीके के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोहे की शुरुआत हुई थी और इसमें जो था गंगा घाटी के क्षेत्र में, गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में लोहे का कृषि उपकरणों के रूप में प्रयोग से अधिशेष उत्पादन को संभव बनाया जा सका। लोहे की शुरुआत हुई तो लोहे से औजार बने, हल बने, जिससे खेती आसानी से की जा सके।
लोहे कृषि उपकरणों से खेत की जुताई गहरी होती थी, जिससे उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। कब? 1000 ईस्वी के बाद की बात है ये। कृषि उत्पादन अधिशेष की स्थिति ने नए व्यावसायिक वर्गों के उदय को संभव बनाया, जैसे लोहाकार थे, जो लोहे का सामान बनाते थे, और बढ़ई थे, चर्मकार थे, वस्त्र बुनकर थे, ईंट बनाने वाले वर्गों का उदय हुआ इसमें। इनका कृषि से कोई संबंध न रहा और ये अपना सारा समय अपने व्यवसाय में लगाते थे। कृषि से इनका कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं रहा, ये सारा अपना ध्यान और मन व्यवसाय में लगाया करते थे। इन वर्गों से संबंधित नई बस्तियों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक बड़लकी ग्राम का उल्लेख है। सामान्यतः इन्हें व्यापारिक मार्गों पर बसाया गया है, जहां कच्चे माल और उत्पादित माल का परिवहन आसानी से हो सके। कालांतर में ये बस्तियां नगरों के रूप में विकसित हुई हैं। तो अगर बात करें तो ये बस्तियां जो हैं नगरों के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। छठी शताब्दी में जो छठी शताब्दी में देसी विदेशी व्यापार के रूप में भी नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश विदेश से जो व्यापार हुआ करता था, न केवल देश के सुदूर क्षेत्र बल्कि एक दूसरे से संबंधित व्यापारिक संबंधों से जुड़े हुए थे। जैसे अगर बात करें श्रीलंका, बर्मा, बेबीलोन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी विदेशी व्यापार होता था। यानी कि भारत का जो व्यापार था विदेशी लोगों पर भी था। तो भारत का व्यापार श्रीलंका से होता था, बर्मा से होता था, बेबीलोन से होता था, दक्षिण पूर्व एशियाई के लोगों से होता था। तो इस विदेशी व्यापार से भी नगरों का प्रभाव देखने को मिलता है। नगरों में देशों में अनेक व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। अपने देश में अनेक व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। इन व्यापारिक मार्गों के किनारे नगरों का विकास भी संभव हुआ इसमें। व्यावसायिक संगठनों अर्थात श्रेणियों में शिल्प उत्पादन व व्यापार व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे नगरों के विकास को प्रोत्साहन मिला। इसी समय सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जो तांबे और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। ये सिक्के इसने व्यावसायिक गतिशीलता में प्रमुख भूमिका निभाई। सिक्कों ने अंततः व्यावसायिक केंद्रों के रूप में विभिन्न बस्तियों का नगरीय विकास हुआ। हिसाब किताब रखने की आवश्यकता ने लेखन कला का विकास किया। तो हिसाब किताब भी रखा गया, इससे लेखन कला का विकास हुआ। सामाजिक संरचना का भी नगरों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामाजिक संरचना में भी नगरों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर वैदिक कालीन जो था सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें वैश्य वर्ण, उत्पादक वर्ग, अनस्यवलीकृत का स्थान प्रथम दो ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण क्षत्रिय के नीच था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कृषि, शिल्प तथा व्यापार वाणिज्य के विकास ने चौथे वेश्याओं को आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कृषि थे, शिल्प थे, व्यापार थे, वाणिज्य के विकास में जो वेश्य लोग थे उनको भी आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया था। परंतु ग्रामों में वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्हें समुचित स्थान का अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसे में वे औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों की ओर आकृष्ट हुए, जहां का सामाजिक आर्थिक वातावरण अधिक स्वतंत्र था। ब्राह्मण व्यवस्था के बंधन से मुक्त था। वेश्यों की आर्थिक संपन्नता ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वेश्यों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक संरचना के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन ने भी नगरों के विकास में सहयोग किया। महाजनपदों के उदय से कुछ ऐसे केंद्रों का विकास हुआ जो राजधानी के रूप में या राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थल के रूप में जाने गए। तो सामाजिक संरचना के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन ने भी नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें राजधानियों का विकास हुआ। हमने जिससे 16 महाजनपद देखे थे। 16 महाजनपद के साथ साथ राजधानियों का भी हमें विकास देखने को मिलता है। यहाँ राजा के निवास करने के साथ ही एक बड़ा सैन्य व कार्मिक वर्ग भी निवास करने लगा था। ये केंद्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ ही व्यावसायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए थे। इनमें जो था पाटलिपुत्र, राजगीर, वाराणसी, श्रावस्ती तथा तक्षशिला आदि ऐसे प्रमुख नगर माने जाते थे जो अपनी कला श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध थे।
इसी समय एक धार्मिक क्रांति भी हुई जिसमें बौद्ध और जैन धर्म ने परंपरागत रूढ़ियों का खंडन किया। पीछे के वीडियो हमने देखा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने किस तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार, ब्याज पर धन देने एवं गणिकाओं आदि का समर्थन किया, जो अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण सहायक रहा। इन धर्मों ने सामाजिक रूढ़ियों का भी खंडन किया और उत्पादन वर्ग के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, और विभिन्न नगरों को इन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए का प्रमुख केंद्र बनाया, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। इन धर्मों के प्रारंभ स्वरूप विभिन्न नगर सांस्कृतिक व शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इस प्रकार जो था 6ठी शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ नगरीकरण के सर्वस्व से अनुकूल थीं। जो हमने देखा कि नगरीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सामाजिक का भी योगदान रहा, आर्थिक का भी, राजनीतिक का भी और धार्मिक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब हम देख लेते हैं सेकंड नगरीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। सेकंड नगरीकरण की विशेषताएं 6ठी शताब्दी की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों ने भारत में द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसे हम देख लेते हैं एक छोटे से डिस्कशन में, फिर हम बाद में देखेंगे प्रमुख विशेषताएं जैसे क्या हैं। जैसे कि इसमें द्वितीय नगरीकरण की जो विशेषताएं हैं, बड़े बड़े बहुसंख्यक नगरों का उदय हुआ। इसमें बड़े बड़े नगर बहुसंख्यक उदय हुआ। व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार व गतिशीलता का विस्तार हुआ, और व्यावसायिक जो श्रेणी थी उनका विकास हुआ। सिक्कों का प्रचलन भी हुआ। नए नए वर्गों का उदय हुआ इसमें, और वेश्या वर्ग की अधिक संपन्नता हुई, यानी कि वेश्या वर्ग को आर्थिक रूप से अधिक संपन्न बना दिया गया, क्योंकि इस वर्ण ने इस समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक नगरों की सत्ता के केंद्र के रूप में पहचाने गए। धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास हुआ। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास किया। इस काल में बड़े बड़े बहुसंख्यक नगरों का उदय हुआ। इस काल में इन नगरों में विविधता भी थी, जिनमें कुछ राजनीतिक सत्ता के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात हुए, तो कुछ व्यापारिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त किया। हालांकि सभी नगरों में व्यावसायिक गतिशीलता विद्यमान रही है। तो बड़े बड़े नगर थे, हर एक नगर में कुछ ना कुछ असमानताएं देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ सेम चीज़ देखने को मिली। व्यवसाय के हिसाब से कुछ ना कुछ डिफरेंट बातें देखने को मिल सकती। कुछ चीज़ें यहाँ पर है, कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं हो सकती। अधिकांश नगरों का विकास जो था व्यापारिक मार्गों व नदियों के किनारे हुआ, परंतु राजगीर एवं वैशाली जैसे नदियों से दूर बसे हुए थे। तो बेसिकली जो ज़्यादातर नगरों का विकास हुआ वो व्यापारिक मार्गों और नदियों के किनारे हुआ, और दो ऐसे नगर थे राजगीर और वैशाली जो नदियों से, नगर से बहुत दूर बसे हुए थे। इस समय विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योगों का विकास हुआ, जैसे कि जातक ग्रंथ में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। विभिन्न शिल्पों व व्यवसायों से संबंधित विशिष्ट बस्तियों की बसावट तथा उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ। फलतः शिल्पकारिता पुश्तैनी हो गई, जिससे धीरे धीरे दक्षता व कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। इससे देशी व विदेशी व्यापार में उन्नति देखने को हमें मिलती है। देशी और विदेशी व्यापार से उन्नति हुई, जैसे बर्मा, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों से व्यापार किया करते थे, के मध्य विभिन्न देशों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। नगरों का सामाजिक वातावरण अधिक उपयुक्त उन्मुख था। वर्ण व्यवस्था में कठोरता व जटिलता नहीं थी। वेश्यों की आर्थिक संपन्नता और उनके सम्मान में वृद्धि हुई। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के विकास से अनेक प्रकार के करों का प्रचलन हुआ। विनिमय के व्यवस्था हेतु राजा को बड़ी नौकरशाही की आवश्यकता हुई, फलतः उसी कर पर निर्भरता भी बढ़ी। तो ये हमारा था सेकंड नगरीकरण, जिसमें हमने सेकंड नगरीकरण के बारे में चर्चा की, किस तरीके से सेकंड नगरीकरण की शुरुआत हुई और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या क्या कारण थे। सेकंड नगरीकरण की कुछ विशेषताएं भी थी, वो भी हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर विदेशी आक्रमण के बारे में। चलिए, थैंक्स।